चलिए दोस्तों, कहाँ पर आ गए हैं? कहाँ पर है? न्यूट्रेशन। आज के चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन। यानी क्या? भाई बातचीत बंद कर दिए बाबू लोग। न्यूट्रिशन को पढ़ना है और यहाँ से आपका जूलॉजी बॉटनी एक साथ चलेगा, वैसे एक ही साथ चल रहा है। पहले न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, पौधों में कैसे होता है, फिर हम लोग ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन, सबसे पहले तो समझना है कि न्यूट्रिशन यानी कि पोषण है क्या, किसको कहेंगे पोषण। तो पृथ्वी पर कोई भी सजीव है, कोई भी मान लीजिए, कोई भी लिविंग थिंग्स है। आवाज नहीं आ रहा है? हाँ, घुमा दीजिए। तो पृथ्वी पर कोई भी सजीव हो, उनके शरीर में जो संपन्न होती है विभिन्न प्रकार के जैविक प्रक्रिया, उनके शरीर में जो संपन्न होती है विभिन्न प्रकार के जैविक प्रक्रिया। जैविक प्रक्रिया क्या है? यानी कि शरीर में होने वाली ऐसी प्रक्रिया जो जिंदा रहने के लिए आवश्यक है, उसे हम क्या कहते हैं? जैविक प्रक्रिया कहते हैं। और पोषण भी एक जैविक प्रक्रिया ही है। तो कोई भी सजीव हो, उसके शरीर में कई प्रकार की जैविक प्रक्रियाएं लगातार चलते रहती है। जैसे श्वसन की प्रक्रिया हो गया, जैसे उत्सर्जन की प्रक्रिया हो गया, ठीक है, ये सब प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। जैसे परिवहन की प्रक्रिया हो गया, ये सारे जैविक प्रक्रिया को एक एक करके हम आगे पढ़ने वाले। एक सजीव के शरीर को जिंदा बनाए रखने के लिए उनके शरीर में कई प्रकार के जैविक प्रक्रियाएं लगातार होते रहती। जैविक प्रक्रिया मतलब शरीर के अंदर होने वाली वे सभी प्रक्रियाएं जो जिंदा रहने के लिए क्या है? आवश्यक है, वरना सजीव की मृत्यु हो जाएगी। तो जिंदा रहने के लिए जो प्रक्रिया आवश्यक है उसी को कहा जाता क्या? जैविक प्रक्रिया। यानी कि एक सजीव के शरीर में श्वसन नहीं होगा तो क्या होगा? मर जाएगा। एक सजीव के शरीर में उत्सर्जन नहीं होगा तो क्या होगा? मर जाएगा। एक सजीव के शरीर के अंदर परिवहन की प्रक्रिया नहीं होगी, सजीव जिंदा नहीं रह पाएगा। तो सजीव के शरीर जिंदा बने रहे, जीवित बना रहे, इसके लिए उनके शरीर में लगातार कई प्रकार के क्या होते रहते हैं? जैविक। और सजीव के शरीर में लगातार जैविक प्रक्रिया होता रहे, इसके लिए सजीव को चाहिए निरंतर क्या? ऊर्जा चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? एक सजीव का शरीर जिंदा बनाए रखने के लिए उनके शरीर में कई प्रकार के क्या होते रहते हैं, और उन सभी जैविक प्रक्रियाओं को शरीर में संपन्न होने के लिए शरीर में क्या रहनी चाहिए? ऊर्जा के अभाव में ना तो जीव ठीक तरह से श्वसन कर सकता है, ना ही ठीक तरह से उत्सर्जन करता है, ना ही उसके शरीर में ठीक तरह से क्या हो सकता है? परिवहन हो सकता, हो नहीं सकता। तो ऊर्जा शरीर को हमेशा चाहिए। हम जब सो जाते हैं ना तो क्या लगता है? उस समय श्वसन बंद हो जाता है? नहीं, चलते रहता है। उसमें भी क्या खर्च होता है? ऊर्जा। यानी कि सोते समय भी हमारे शरीर में ऊर्जा खर्च होते रहती।
तो एक सजीव के शरीर को जिंदा बनाए रखने के लिए जैविक प्रक्रियाएं उसके शरीर में होते रहती है, और जैविक प्रक्रिया सुचारू रूप से चलते रहे इसके लिए शरीर में क्या होनी चाहिए? ऊर्जा होनी चाहिए। अब ध्यान दीजिए कि ऊर्जा सिर्फ जैविक प्रक्रियाओं के लिए ही नहीं चाहिए, बल्कि सजीव पैदा होता है तो उनके शरीर में लगातार क्या होते रहती है? वृद्धि होते रहती है, या आप इसको विकास भी कह सकते हैं। तो एक सजीव जब जन्म लेता है तो उनके शरीर में तो जैविक प्रक्रियाएं होनी ही चाहिए, तब वो जिंदा रहेगा। लेकिन साथ साथ उनके शरीर में क्या होनी चाहिए? क्या होते रहता है? और इस वृद्धि और विकास के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। अर्थात ऊर्जा न सिर्फ जैविक प्रक्रियाओं को संपन्न करवाने के लिए जरूरी है, बल्कि ऊर्जा एक सजीव के शरीर के ग्रोथ और डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास के लिए भी अति आवश्यक है। शरीर में ऊर्जा नहीं रहेगा, वृद्धि और विकास भी नहीं होगा। अब ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा हमें कहां से मिलेगा? ऊर्जा कहां से मिलेगा? कहां से मिलेगा? कहां से मिलेगा? भोजन से मिलेगा। और एक सजीव जिस प्रक्रिया के तहत भोजन प्राप्त करता है उसी का नाम क्या है? यानी कि पोषण एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है, पोषण खुद भी एक जैविक प्रक्रिया है। पोषण एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसके तहत सजीव भोजन प्राप्त करते हैं, और फिर उन भोजन से उसके शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होता है। फिर उन ऊर्जाओं से उसके शरीर में विभिन्न प्रकार की जैविक प्रक्रियाएं संपन्न होते रहती है, और साथ साथ उनके शरीर में वृद्धि और विकास होते रहता है। तो सीधा सीधा कहे कि पोषण क्या है, तो भोजन करना ही क्या है? सीधा सीधा, डायरेक्टली। इनडायरेक्ट वे में पोषण क्या है तो आप समझे कि न समझे? पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत सभी सजीव क्या प्राप्त करते हैं? फिर उन भोजन से क्या प्राप्त होते हैं? फिर ऊर्जा की खपत किसमें होती है? तथा वृद्धि और, अर्थात अगर पोषण नहीं होगा तो क्या नहीं मिलेगी? ऊर्जा नहीं मिलेगी तो क्या बंद हो जाएगा? और उसके बाद सजीव जिंदा ही नहीं रह पाएगा, वृद्धि विकास तो छोड़िए। अर्थात पोषण के अभाव में भी सजीव का जिंदा रहना संभव, पोषण के अभाव में भी सजीव जिंदा नहीं रह सकते। तो पोषण क्या है, समझे कि न समझे? कोई दिक्कत है? पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत सजीव क्या प्राप्त करते हैं? अब भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, किन किन चीजों से प्राप्त करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन आप समझिए कि पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में सजीव भोजन प्राप्त करते हैं, फिर भोजन शरीर में जाकर क्या पैदा करता है? ऊर्जा। फिर उस ऊर्जा से जैविक प्रक्रियाएं संपन्न होती है, सजीव के शरीर में वृद्धि और। क्लियर हो गया? अजी पोषण समझ गए सब? यानी हम लोग जो खाते हैं वही हम लोगों का क्या है? पोषण। आप घर पर बना के खाइए या होटल में जिस भी तरह से खाइए, वो जो आप खाना खा रहे वही आपका क्या है? पोषण है। यानी पोषण की प्रक्रिया कब पूरी होती है? जब भोजन करके शरीर में क्या उत्पन्न हो जाता है? ऊर्जा। हाँ, ये नहीं कि भोजन कर लिए पोषण कंप्लीट हो गया, नहीं, अभी तो भोजन अंदर गया है, फिर बहुत कुछ होने के बाद क्या पैदा होगा? ऊर्जा पर, तब पोषण की प्रक्रिया कंप्लीट होगी। तो पोषण समझ गए ना जी? न्यूट्रिशन क्या है समझ गए ना? एक बार पुनः बोल देते हैं, न्यूट्रिशन यानी कि पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है, न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत सजीव, जिसके तहत भोजन प्राप्त करते हैं, उन भोजन से फिर ऊर्जा प्राप्त होता है, फिर उन ऊर्जा से शरीर के अंदर की जैविक प्रक्रियाएं संपन्न होती है तथा शरीर में वृद्धि और। अब सजीव तो एक तरह का है नहीं, पृथ्वी पर है, मुख्य दो तरह का है ही, जंतु और पौधा। यानी कि सजीव एक जैसे नहीं है सभी पृथ्वी पर।
और सजीवों में ना ही एक तरह से पोषण संपन्न होता, अर्थात भोजन प्राप्त करने की विधियां सभी जीवों में एक समान, अर्थात सभी जीवों में पोषण एक तरह से। तो पोषण फिर कितने तरह से होते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के सजीवों में, या पोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो पोषण 2 प्रकार के होते हैं। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। आइए दोनों प्रकार को समझिए। पहला प्रकार है ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी कि क्या? स्वपोषण। क्या है? स्वपोषण। और दूसरा क्या है? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी कि परपोषण। ठीक है, परपोषण। इसको परपोषण या कभी कभी इसको विविध पोषण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विविध पोषण भी कहा जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश में हेटेरोट्रॉफिक। यानी इस पृथ्वी पर जितने भी सजीव है उसमें पोषण 2 ही तरह से संपन्न होता है, यानी कि ऑटोट्रॉफिक और हेटेरो। अब क्या है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और क्या है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसको आप समझिए। और दोनों ही शब्दों का शाब्दिक अर्थ आपके नोट में दिया हुआ है कि ऑटोट्रॉफिक शब्द किन ग्रीक शब्दों से बना हुआ है, हेटेरोट्रॉफिक शब्द किन ग्रीक शब्दों से बना हुआ है, दिया हुआ है कि ना आपके नोट में। तो उसको आप पढ़िएगा। सामान्यतः आप समझिए क्या है स्वपोषण और क्या है परपोषण। जब एक सजीव अपने पोषण के लिए या भोजन के लिए, जो भी कह लीजिए, जब कोई सजीव अपने पोषण हेतु अथवा भोजन हेतु दूसरे सजीव पर निर्भर नहीं रहता है, तो उसे क्या कहते हैं? स्वपोषण। यानी कि स्वपोषण पोषण की एक ऐसी विधि है, स्वपोषण पोषण की ऐसी विधि है जिसमें सजीव अपने भोजन के लिए या फिर पोषण के लिए किसी अन्य सजीव पर या किसी दूसरे सजीव पर निर्भर। और यहां पर एक सोचने वाली बात यह है कि जो स्वपोषी होते हैं अपने भोजन के लिए निर्जीव पर निर्भर रहते हैं, अपने भोजन के लिए निर्जीव पर निर्भर रहते हैं, लेकिन वो किसी दूसरे सजीवों पर निर्भर नहीं रहते। कभी कभी इसमें कंफ्यूजन आ जाता है, क्योंकि स्वपोषण का परिभाषा यह है कि एक जीव अपने पोषण के लिए जब दूसरे किसी भी सजीव पर डिपेंडेंट नहीं है, तो वो क्या है? लेकिन सवाल है क्या स्वपोषी सजीव किसी दूसरे सजीव पर निर्भर नहीं है, तो क्या वे निर्जीव पर भी निर्भर नहीं है? तो बिल्कुल निर्जीव पर निर्भर है। स्वपोषी अपने भोजन के लिए विभिन्न प्रकार के निर्जीव पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन स्वपोषण जिसमें होता है वे अपने भोजन के लिए किसी दूसरे सजीव पर डिपेंड नहीं रहता। तो बात को समझे कि नहीं? स्वपोषी वे होते हैं या स्वपोषण पोषण की वह विधि है जिसमें सजीव अपने भोजन के लिए किसी दूसरे सजीव पर निर्भर। अब बताइए क्या जिसमें स्वपोषण होता है वे अपने पोषण के लिए या अपने भोजन के लिए निर्जीव पर निर्भर रहते हैं? बिल्कुल रहते हैं। और प्रायः पेड़ पौधे आप देखे होंगे, उसे भोजन के लिए किसी पर निर्भरता है नहीं है। पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। यानी स्वपोषण जो है मुख्य रूप से पेड़ पौधों की विशेषता है। हालांकि कुछ सूक्ष्म जीव के बारे में भी आप पढ़े थे कि उसमें कैसा होता है स्वपोषण, जैसे साइनोबैक्टीरिया के बारे में बताए थे, यूनिसेलुलर अलगी एक कोष के शैवाल के बारे में बताए थे, और इसे सभी शैवाल में स्वपोषण होता है क्योंकि वे पौधे के अंतर्गत आते हैं। तो स्वपोषण मुख्य रूप से प्लांट की, पौधों की विशेषता है। हालांकि कुछ सूक्ष्म जीवों में भी स्वपोषण होता है। अब परपोषण को ठीक उल्टा कर दीजिए। जब एक सजीव अपने पोषण के लिए किसी दूसरे सजीव पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर है तो उसे क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉफिक।
एक सजीव अपने पोषण के लिए किसी दूसरे सजीव पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से डिपेंडेंट है तो उस पोषण को क्या कहेंगे? जैसे हम लोगों में जो पोषण होता है या हम लोग जो भोजन प्राप्त करते हैं उनमें मुख्य हिस्सेदारी पौधों के उत्पाद से। हम लोग अपने भोजन में मुख्य रूप से पौधे के उत्पाद को ही ना शामिल करते हैं। या कोई भी मांसाहारी जीव है तो मांसाहारी जीव कोई अन्य जीव को खाते हैं तो वे भी अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर डिपेंडेंट है। जैसे बाघ हिरण को खाया तो हिरण किसको खाता है? तो बाघ भी अप्रत्यक्ष तरीके से पेड़ पौधे पर निर्भर है। पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो क्या लगता है बाघ को भोजन मिल जाएगा? नहीं, पेड़ पौधा नहीं रहेगा, हिरण नहीं रहेगा, बाघ कहां जाएगा? तो जो मांसाहारी जीव है वे भी पेड़ पौधे पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है और जो शाकाहारी होते हुए पेड़ पौधे पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर होते ही होते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं जब कोई सजीव अपने भोजन के लिए पौधों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से डिपेंडेंट रहते हैं तो उसे क्या कहते हैं? क्लियर है? पोषण के कितने प्रकार? स्वपोषण और स्वपोषण जिसमें होता है वे किसी दूसरे सजीव पर डिपेंडेंट, लेकिन स्वपोषण वाले निर्जीव पर डिपेंडेंट। जैसे पेड़ पौधा को भोजन बनाने के लिए पानी चाहिए, वे पानी पर निर्भर है, लेकिन पानी तो सजीव नहीं ना है, पानी निर्जीव है। तो स्वपोषी अपने भोजन के लिए किसी अन्य सजीव पर निर्भर नहीं रहते लेकिन निर्जीव पर निर्भर रहते। इस बात को नहीं भूलना है क्योंकि इस बार एनडीए में क्वेश्चन आया था कथन वाला। कथन एक था स्वपोषी अपने भोजन के लिए किसी दूसरे सजीव पर निर्भर नहीं रहते हैं, एकदम सही है। नीचे में दिया था स्वपोषी अपने भोजन के लिए किसी निर्जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं। अब जिसको कॉन्सेप्ट ने पता है इससे किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं। तो इस तरह से कभी कभी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछकर फंसा दिया जाता है। खासकर आप एनडीए सीडीएस में दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं तो वहां तो सीधा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन मिलेगा, सीधा आपको एकदम उड़ाने वाला क्वेश्चन तो मिल नहीं सकता है। तो दोस्तों कहीं भी किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए आप उड़ा दीजिएगा, टेंशन नहीं लीजिए। तो स्वपोषण समझ गए ना? अब देखिए स्वपोषण भी सभी जीवों में एक तरह से नहीं होता है, अब परपोषण भी सभी जीवों में एक तरह से नहीं होता है। स्वपोषण भी भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों में दो तरह से हो सकते हैं, परपोषण भी भिन्न भिन्न जीवों में तीन प्रकार के हो सकते हैं। यानी स्वपोषण के भी कितने प्रकार हैं? दो प्रकार है। परपोषण के कितने प्रकार है? तीन प्रकार के। तो आइए इनको समझते हैं। पहले स्वपोषण के जो दो प्रकार के हैं उसको समझिए। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका फोटो ऑटोट्रॉफिज्म। फोटो ऑटोट्रॉफिज्म यानी इसको कहते हैं प्रकाशीय स्वपोषण। क्या कहते हैं? प्रकाशीय स्वपोषण। स्वपोषण की ऐसी विधि जिसमें सजीव सूर्य के प्रकाश का इस्तेमाल कर भोजन बनाते हैं या प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाते हैं, तो स्वपोषण की ऐसी विधि फोटो ऑटोट्रॉफिज्म कहलाता है। ऐसा स्वपोषण जो किसके माध्यम से संपन्न हो, उस स्वपोषण को क्या कहते हैं? और जितने भी पेड़ पौधे हैं वे जो स्वपोषी हैं वे किस तरह के स्वपोषी है? सभी पेड़ पौधे अपने पोषण के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण आते हैं। तो स्वपोषण की ऐसी विधि, ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्वपोषण की ऐसी विधि जिसमें सजीव सूर्य के प्रकाश का इस्तेमाल कर अपना भोजन तैयार करते हैं उसे ही फोटो ऑटोट्रॉफिज्म कहते हैं। या स्वपोषण की ऐसी विधि जिसमें सजीव प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को अपनाकर भोजन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? फोटो। सभी पेड़ पौधों में कैसा स्वपोषण होता है? फोटो ऑटोट्रॉफिज्म होता है। सभी पेड़ पौधे में कैसा स्वपोषण होता है? फोटो ऑटोट्रॉफिज्म होता है।
आइए स्वपोषण की दूसरी विधि को समझिए। स्वपोषण की दूसरी विधि है कीमो ऑटोट्रोफिज्म। ठीक है, कीमो ऑटोट्रोफिज्म, इसको कहते हैं रासायनिक स्वपोषण। कैसा स्वपोषण? हालांकि ये कुछ ही गिने चुने जीवाणुओं में पाए, कुछ गिने चुने सूक्ष्मजीव और खासकर किसमें जीवाणु में पाया जाता है। ये जो स्वपोषण की दूसरी प्रोसेस को हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है कीमो ऑटोट्रोफिज्म, हिंदी में रासायनिक स्वपोषण। यह स्वपोषण ज्यादातर सजीवों में नहीं होता है, कुछ नाम मात्र जीवाणु में होता है, कुछ नाम मात्र जीवाणु में होता है। और वो जीवाणु का नाम, कुछ नाम मात्र जीवाणु का नाम आपके नोट में दिया हुआ है। फेरोमोनास, सल्फोमोनास, बिगिया टोआ। फेरोमोनास, सल्फोमोनास, बिगिया टोआ, ये वो जीवाणु है जिसमें स्वपोषण होता है, लेकिन प्रकाशीय स्वपोषण नहीं बल्कि रासायनिक स्वपोषण होता है। अब रासायनिक स्वपोषण क्या है? रासायनिक स्वपोषण जो होता है वे नाम मात्र कुछ गिने चुने जीवाणु में, और इन जीवाणुओं में वो क्षमता रहती है कि वे लोहे के ऑक्साइड को या हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या कर सकते हैं? ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, ऑक्सीकरण कर सकते हैं, और इसके द्वारा क्या उत्पन्न कर सकते हैं? ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। यानी रासायनिक स्वपोषण की वह विधि है जिसमें सजीव लौह के ऑक्साइड, लोहा के ऑक्साइड या हाइड्रोजन सल्फाइड या अन्य किसी रासायनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा उत्पन्न कर लेते हैं। अब यहां पर बैक्टीरिया इसका ऑक्सीकरण करके ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है, तो यह बैक्टीरिया किसी सजीव पर निर्भर है भोजन के लिए? निर्जीव पर न निर्भर है। और आपको हम पहले बताया कि स्वपोषी सजीव पर निर्भर नहीं रहते हैं भोजन के लिए, लेकिन वे निर्जीव पर निर्भर। तो यहां पर ये जो मान लीजिए फेरोमोनास, सल्फोमोनास, बिगिया टोया जो है वे ऑक्सीडेशन किया और ऊर्जा बना लिया। इसमें वह किसी अन्य पर निर्भर है, किसी अन्य सजीव पर निर्भर है, तो यह भी स्वपोषण है। चूंकि यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है इसलिए इसका नाम क्या है? क्लियर हो गया? समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। तो स्वपोषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से प्रकाशीय स्वपोषण ही मेन स्वपोषण है। ठीक है, ये आपका तो देख लिए कुछ बैक्टीरिया में होता है, लेकिन परीक्षा में पूछे गए हैं इससे संबंधित प्रश्न, तो इसको भी इस बार हम जोड़ दिए हैं। ठीक है, तो स्वपोषण 2 प्रकार से, कीमो ऑटोट्रोफिज्म और फोटो। आपसे पूछ देगा कि फोटो ऑटोट्रोफिज्म मुख्यतः किसमें होता है? तो पेड़ पौधों में होता है। कीमो ऑटोट्रोफिज्म किसमें होता है? जीवाणु में होता है। कीमो ऑटोट्रोफिज्म किसमें होता है? क्या कीमो ऑटोट्रोफिज्म सभी जीवाणु में होता है? नहीं, जीवाणु के कुछ खास जातियों में ही होता है, सभी में। अब आ जाइए दोस्तों, हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन के भी 3 प्रकार के। हेटेरोट्रॉफिक, ये तो समझ गए हैं क्या है? जब एक सजीव अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से किसी अन्य सजीवों पर निर्भर रहता है, तो पोषण का यह विधि क्या कहलाता है? परपोषण कहलाता है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है 3 प्रकार के होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। सेप्रोफाइटिक मतलब कैसा पोषण? मृतजीवी पोषण। कैसा पोषण? मृतजीवी पोषण। अब इसका नाम ही है मृतजीवी, आप समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। मृतजीवी पोषण यानी कि पोषण की ऐसी विधि जिसमें सजीव मृत पौधे या मृत जंतु के शरीर से भोजन प्राप्त करते हो। मृत पौधे या मृत
जंतु के शरीर से भोजन प्राप्त करते हो तो ऐसा पोषण क्या कहलाता है? सेप्रोफाइटिक कहलाता, मृतजीवी पोषण कहलाता है। मृतजीवी पोषण एक ऐसा पोषण है, मृतजीवी पोषण एक ऐसा पोषण है जिसमें सजीव अपना भोजन मृत हो चुके पेड़ पौधे या मृत हो चुके जंतु के शरीर से प्राप्त करता है। आप मरे हुए जानवरों के अवशेष को कहीं फेंके देखे हैं? आप सप्ताह भर 15 दिन के बाद देखे सारा कुछ गायब हो गया। कौन लेके भाग गया जी? कोई नहीं लेके भाग गया। जो मृतजीवी पोषण करते होते हैं वे वहां पर मौजूद थे और सारा चट कर गया। और मृतजीवी पोषण जिसमें होता है दोस्तों, उसे क्या कहते जानते हैं? वैसे जीव जिनमें मृतजीवी पोषण होता है उसे डीकम्पोजर कहते हैं। क्या कहते हैं? डीकम्पोजर्स कहते हैं, यानी हिंदी में क्या कहते हैं? अपघटक कहते हैं। और ऐसा पोषण प्रायः किसमें होता है? सूक्ष्म जीवों में होता है। किसमें होता है? सूक्ष्म जीवों में होता है। हालांकि कुछ बहुकोश के कवकों में भी ऐसा पोषण होता है, यानी मुख्य रूप से कवक में, बैक्टीरिया में इस प्रकार के पोषण होते हैं। कवक यानी फंगी और बैक्टीरिया में इस प्रकार के पोषण होते हैं। और ध्यान रखना है कि सभी प्रकार के कवक मृतजीवी नहीं होते हैं, न ही सभी प्रकार के जीवाणु मृतजीवी होते हैं, लेकिन प्रायः इन्हीं दोनों की जातियां, भिन्न भिन्न जातियां क्या होते हैं? मृतजीवी होते हैं। ऐसा पोषण जिसमें सजीव अपना भोजन मृत जंतु या मृत पौधे के अवशेष से प्राप्त करते हो तो वह पोषण क्या कहलाता है? मृतजीवी पोषण प्रायः किसमें होता है? कवक और जीवाणु में होता है। मृतजीवी पोषण जिसमें होते उन्हें क्या कहते हैं? अपघटक कहते हैं। और मृतजीवी पोषण कैसे होता है समझे? ये कवक और जीवाणु जो है ना, इसमें विशेष प्रकार के क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं, एकदम खास टाइप का एंजाइम। और ये एंजाइम को छोड़ देते हैं किस पर? मृत अवशेष पर जाकर क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। इससे क्या होते हैं? जैसे ये कवक या जीवाणु या जिसमें मृतजीवी पोषण होता है उसके शरीर में एंजाइम रहता है, वे एंजाइम को बाहर निकाल कर छोड़ देते हैं। कहां पर? मृत अवशेष। अब मृत अवशेष तुरंत उस एंजाइम के प्रभाव से क्या होते हैं? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्या होते हैं? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। लिक्विड में जैसे कन्वर्ट हो जाते हैं वैसे ही यह कवक जीवाणु उस लिक्विड को क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अवशोषित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अवशोषित कर लेते हैं। यानी मृतजीवी अपना भोजन केवल किस रूप में ग्रहण करते हैं? क्या मृतजीवी ठोस भोजन ग्रहण करते हैं? गैसीय भोजन ग्रहण करते हैं? कैसा भोजन? लिक्विड भोजन ग्रहण करते हैं। लिक्विड भोजन को एकदम चूस लेते हैं और ऐसे भोजन को पचाने की कोई आवश्यकता नहीं है। शरीर में गया और काम करना, वो भोजन चालू कर दिया। हम लोगों में क्या है जानते हैं? भोजन करेंगे तब पचेगा, अब पचेगा उसके बाद बहुत कुछ होगा तब एनर्जी मिलेगा। ये सब में डायरेक्ट गया अंदर एनर्जी पैदा होना शुरू हो गया, यानी पचाने की कोई जरूरत। तो मृतजीवी पोषण जिनमें होता है उन जीवों के शरीर में विशेष प्रकार के एंजाइम रहते हैं। वे जीव एंजाइम को मृत पौधे या मृत जंतु के अवशेष पर छोड़ देते हैं। एंजाइम के प्रभाव से मृतजीवी का शरीर यानी कि मृत पौधे और जंतु का शरीर लिक्विड में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है और जैसे ही लिक्विड बनता है उसे मृतजीवी पोषण करने वाले जीव एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसलिए मृतजीवी पोषण को एब्जॉर्बिटिव न्यूट्रिशन भी कहा जाता है, अवशोषक पोषण भी कहा जाता है। मृतजीवी पोषण को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अवशोषक पोषण के नाम से जाना जाता है। अवशोषक पोषण या एब्जॉर्बिटिव न्यूट्रिशन। क्या ये कोई दिक्कत है? मृतजीवी अपना भोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? लिक्विड के रूप में ग्रहण करते हैं। मृतजीवी अपना पोषण किस रूप में ग्रहण करते हैं? मृतजीवी पोषण होने वाले जीव को क्या कहते हैं? यानी कह सकता है कि एक अपघटक में किस प्रकार का पोषण होता है? मृतजीवी पोषण प्रायः किसमें होता है? और आप जानते हैं कि मृतजीवी पोषण करने वाला का पर्यावरण में बहुत मौत है, इसके बिना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा।
अगर मृतजीवी नहीं रहा तो यह पृथ्वी कुछ ही दिनों में लाशों के ढेर में तब्दील हो जाएगा और सारे कुछ पृथ्वी पर से बर्बाद हो जाएगा। अर्थात पर्यावरण में मृतजीवी जीवों का होना अनिवार्य है। मृतजीवी जीवों के बिना पर्यावरण चलना मुश्किल है और नहीं चल पाएगा। क्लियर हो गया मृतजीवी। दूसरा, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन का दूसरा विधि है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन मतलब क्या? परजीवी पोषण। अब परजीवी पोषण क्या है? ठीक है, परजीवी पोषण क्या है दोस्तों? तो परजीवी पोषण में क्या होता है? परजीवी पोषण में क्या होता है? तो परजीवी पोषण में एक जीव, ठीक है, एक जीव दूसरे जीव के शरीर पर पूर्ण आश्रित रहता है, तथा उस शरीर से तरल रूप में, किस रूप में? तरल रूप में भोजन प्राप्त करता है। तरल रूप में भोजन प्राप्त करता है। क्लियर हो गया ना? यानी जब एक सजीव दूसरे सजीव के शरीर पर पूर्ण आश्रित हो जाता है और उसके शरीर से ही भोजन को क्या करता है? तरल के रूप में अवशोषित करता है। यानी कि यहां पर भी जान, जो परजीवी भी होते हैं ना, वे भोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं, और जो मृतजीवी भी होते हैं वे भोजन को किस रूप में ग्रहण, यानी मृतजीवी हो या परजीवी हो, मृतजीवी हो या परजीवी हो, दोनों किस रूप में भोजन ग्रहण करते हैं? तरल के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं। तो जब एक जीव किसी दूसरे जीव के शरीर पर पूर्ण रूप से आश्रित होकर उसी शरीर से भोजन तरल के रूप में ग्रहण करता हो और जिस शरीर पर आश्रित हो उससे हानि पहुंचाता हो, तो उसे क्या कहते हैं? अब परजीवी जिस शरीर पर निर्भर रहता है उसे क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? परजीवी जिस पोषण जिसमें होता है, वे जीव जिस जीव पर आश्रित रहकर उस शरीर से भोजन प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं। तो परजीवी समझ गए, परजीवी किसी दूसरे सजीव के शरीर पर आश्रित रहता है, उसके शरीर से भोजन प्राप्त करता है और उल्टे उसमें क्या कर देता है? रोगों को फैला देता है। उदाहरण के लिए जितने भी रोग फैलाने वाले बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगी है, जितने भी रोग फैलाने वाले, वे हमारे शरीर से ही भोजन प्राप्त करते हैं और उल्टे शरीर में क्या कर देते हैं? रोगों को फैला देते हैं। तो परजीवी जिन सजीव के शरीर पर आश्रित रहता है उस शरीर से वे भोजन भी ग्रहण करते हैं और उसे हानि भी पहुंचाते हैं। अपवाद स्वरूप कभी कभी हानि न पहुंचता हो, लेकिन अधिकांशतः परजीवी जिस शरीर से भोजन ग्रहण करते हैं उससे हानि पहुंचाते हैं। और परजीवी भी होस्ट के शरीर से किस रूप में भोजन ग्रहण करते हैं? तरल के रूप में भोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के तरह पैरासाइटिक न्यूट्रिशन को भी एब्जॉर्बटिव न्यूट्रिशन कहा जा सकता है। यानी कि इससे पहले सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन पढ़े थे, तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में हम पढ़े थे ना कि ये भोजन को अवशोषित करता है, तो इसे एब्जॉर्बटिव न्यूट्रिशन कह सकते हैं। यहाँ पर भी वही कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये भी भोजन को क्या कर रहा है? तो इसे भी हम एब्जॉर्बटिव न्यूट्रिशन कह सकते हैं। तो एब्जॉर्बटिव न्यूट्रिशन के तहत कितने प्रकार का न्यूट्रिशन? 2 प्रकार का, सेप्रोफाइटिक पारा। जितने भी रोग फैलाने वाले सूक्ष्मजीव है, रोग फैलाने वाले सूक्ष्मजीवों में किस प्रकार का पोषण होता है? या रोग फैलाने वाले सूक्ष्मजीव क्या होते हैं?
कुछ पेड़ पौधे भी परजीवी होते हैं। कुछ पेड़ पौधे भी क्या होते हैं? जैसे अमरबेल का नाम सुने हैं? अमरबेल के पौधा में जड़ नहीं होता है, वे दूसरे के पौधे पर लटके हुए रहते हैं, एकदम लताओं की तरह। अमरबेल किसी दूसरे वृक्ष वाले पौधे पर लटक जाते हैं और उसमें दोस्तों एक अंग होता है, जिस अंग को वे जिस वृक्ष पर लटके रहते हैं उसके फ्लोएम में डायरेक्ट घुसा देते हैं, और उसके फ्लोएम में जब भोजन का परिवहन होता है तो अमरबेल खींचते रहता है उस भोजन को। तो पेड़ पौधे भी कुछ परजीवी हैं। सूक्ष्म जीव अधिकांशतः परजीवी होते हैं या मृतजीवी होते हैं। और हेटेरोट्रॉफिक का तीसरा प्रकार, समझ गए? परजीवी समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं ना? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का तीसरा प्रकार है होलोजोइक। होलोजोइक, होलोजोइक इसको कहते हैं प्राणी संपोषण। प्राणी, इसका तो सीधा इस्तेमाल कर दीजिए। जिसको ईश्वर ने भोजन करने के लिए क्या दिया है? माउथ दिया है। क्या दिया है? उसमें जो पोषण होता है, उसमें जो परपोषण होता है, उसी परपोषण को क्या कहते हैं? होलोजोइक कहते हैं। जैसे हम लोगों में भी परपोषण होता है, लेकिन हम लोगों में भी कौन सा परपोषण? होलोजोइक। होलोजोइक न्यूट्रिशन की विशेषता ये है, होलोजोइक न्यूट्रिशन की विशेषता यह है कि इसमें जंतु तरल के रूप में भी भोजन ग्रहण करते हैं और ठोस के रूप में। और इस प्रकार के पोषण में पाचन का एक अलग प्रोसेस होता है। किसका प्रोसेस होता है? डाइजेशन वाला प्रोसेसन होता है। यानी कि जब जीवों में भोजन को पचाने वाला मैकेनिज्म मौजूद हो, तब वैसे पोषण को होलोजोइक कहते हैं। या जिन जीवों में भोजन करने के लिए मुंह मौजूद है, माउथ मौजूद है, उस तरह के पोषण को क्या कहते हैं? होलोजोइक कहते हैं। या कई ऐसे एक कोष के सूक्ष्मजीव है, जैसे अमीबा का नाम सुने हैं? अमीबा में भी होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, लेकिन उसमें मुंह नहीं होता, लेकिन उसमें भोजन को डाइजेस्ट करने का मैकेनिज्म मौजूद रहता है। तो तब जब शरीर में भोजन का एक अलग प्रक्रिया यानी कि पाचन से गुजरना पड़े, तो वे पोषण कौन है? होलोजोइक। इससे पहले जो आप पैरासाइटिक पढ़े थे, सेप्रोफाइटिक पढ़े थे, उसमें डाइजेशन वाला प्रोसेस नहीं होता था। जीव लिक्विड में भोजन इस्तेमाल लिए और उसका इस्तेमाल करना चालू कर दिए। डाइजेशन का कोई प्रोसेस सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक में नहीं होता है। पाचन की क्रिया केवल किस प्रकार के न्यूट्रिशन में होता है? होलोजोइक में होता है। ऐसा पोषण जिसमें एक अलग प्रक्रिया, पाचन की प्रक्रिया होती हो, उस प्रकार के न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं? आपसे पूछेगा क्या सेप्रोफाइटिक जीव भोजन को डाइजेस्ट भी करते हैं? डाइजेशन का कोई जरूरी नहीं है। क्या पैरासाइटिक जीव भोजन को डाइजेस्ट करते हैं? नहीं, डाइजेशन का कोई जरूरी। तो डाइजेशन फिर होता किस में है? ये होता किस में है? होलोजोइक में होता है। किस में होता है? होलोजोइक में होता है। किस में होता है? पोषण समाप्त हो गया। क्लियर है? समझ गए? कहिए कोई दिक्कत? तो पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें सजीव भोजन ग्रहण करते हैं, जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है, जो ऊर्जा जैविक प्रक्रियाओं को संपन्न कराने में तथा शरीर के वृद्धि और विकास कराने में खर्च होता है। पोषण के अभाव में किसी भी सजीव का जिंदा रहना संभव, क्योंकि ऊर्जा के बिना सजीव एक क्षण भी नहीं रह सकते हैं। इसीलिए पोषण एक अनिवार्य जैविक प्रक्रिया है। पोषण के अभाव में कोई भी सजीव जिंदा नहीं रह सकता। पोषण कितने विधि से होता है? 2 विधि से होता है। पोषण कितने विधि से होता है? 2 विधि से होता है। स्वपोषण और परपोषण होता है। स्वपोषण मुख्य रूप से पेड़ पौधों का लक्षण है, परपोषण मुख्यतः जंतु का लक्षण है। स्वपोषण 2 तरीके से हो सकता है, परपोषण 3 तरीके से होता है। मृतजीवी परजीवी केवल तरल के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं, उनमें पाचन नामक कोई प्रक्रिया। जिनमें होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है उसमें ही डाइजेशन की प्रक्रिया पाई जाती है। डाइजेशन की प्रक्रिया ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में भी पाया
डाइजेशन की प्रक्रिया ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में भी पाया। क्लियर है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। ऐसे पोषण, गाय भैंस में कौन पोषण होता है? कौन? हेलो। अब बकरी में आई तो क्लियर है, जिसमें मुंह होगा उसमें क्या होगा, लेकिन बहुत में मुंह नहीं है फिर भी होलोजोइक होता है। तो होलोजोइक का शाब्दिक है कि होलोजोइक जिसमें होगा उसमें क्या होगा, डाइजेशन। अमीबा में भी डाइजेशन होता है, डाइजेशन वाला थैली वैक्यूल जो होता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है और एक अतिकोशिका के अंदर रसधानी होती है ना, रसधानी में हुई पाचन की प्रक्रिया को कंप्लीट करते हुए अमीबा, इसलिए अमीबा में होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है और कई प्रोटोजोआ में होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। पैरामीशियम का नाम सुने ना, पैरामीशियम में भी होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। पैरामीशियम में भी क्या होता है, तो जो एक कोश के जीवों में होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है तो उसमें भी पाचन की प्रक्रिया होती है। अब आपको कंफ्यूज होगा कि एक कोशिका में तो केवल एक कोशिका है, पाचन कहां पर होगा, पाचन कोशिका के भीतर में प्रायः रसधानी नामक थैली में होता है। किस में होता है, रसधानी नामक थैली में होता है। क्लियर है दोस्तों? आ जाइए, अब पौधा पर आ जाइए। आइए दोस्तों, पौधों में न्यूट्रिशन कैसे होता है, अब इसको समझना है कि पहले जंतु का समझ ले। पहले पौधे का पढ़ ले, पहले मानव का पढ़ ले, पहले पौधे का पढ़ लेते हैं। और ध्यान दीजिए, ये नैतिक रूप से भी जरूरी है कि आप पहले पौधा के बारे में जानें, क्योंकि विकास की प्रक्रिया में हम लोग पौधे से काफी पीछे हैं। इस पृथ्वी पर पहले पौधा आए, पौधा बहुत दिन तक रहकर जीवन जीने का सारा माहौल तैयार किए, तब जाकर जंतुओं का उदय हुआ। पेड़ पौधा के बिना जंतुओं का कोई अस्तित्व नहीं है दोस्तों, कोई अस्तित्व नहीं। न्यूट्रिशन इन प्लांट, और पोषण के इतने प्रकारों। ये लाठी क्या है यहां पर मान हुआ था क्या जी है? हटा दीजिए, लाठी देख के हम भड़क जाते हैं, हटाइए वहां से, गड़बड़ चीज ना है जी। हाँ हटा दे, लाठियों लाए हैं डरने ये वाला। क्या बांस का लाठी जो होता है ना, वो थोड़ा पॉजिटिव लाठी होता है, नहीं मतलब किसी के पास वो लाठी है तो आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते मारे करेगा, क्योंकि फैशनेबल है। गांव से में तो फैशन है कि लाठी लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब वो जो पाइप वाला लाठी होता है जिसके पास होता है, एकदम निगेटिव लाठी है, जो देखेगा कहेगा मारे होगा, कहीं पर नहीं होगा। आइए दोस्तों, इतना पोषण के प्रकार को पढ़कर ये तो हमें समझ आ ही गया है कि प्लांट में जो न्यूट्रिशन होता है वे ऑटोट्रॉफिक होता है, और ऑटोट्रॉफिक में भी ऑटोट्रॉफिज्म होता है, ऑटोट्रॉफिज्म होता है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, यानी पेड़ पौधे में स्वपोषण होता है, पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं। पेड़ पौधे में स्वपोषण में भी प्रकाशीय स्वपोषण होता है, रासायनिक स्वपोषण। रासायनिक स्वपोषण तो कुछ गिने चुने बैक्टीरिया के जातियों में होता है और किसी में भी नहीं होता है। तो पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं, उसमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है और फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। और पेड़ पौधों में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को कंप्लीट करवाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैकेनिज्म चलते रहता है, जिसका नाम है दोस्तों, जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। क्या नाम है? फोटोसिंथेसिस की, यानी कि प्रकाश
संश्लेषण। पौधों में स्वपोषण की प्रक्रिया किसके तहत संपन्न होता है? यानी कि अगर आपसे पूछे कि फोटोसिंथेसिस क्या है, तो एक परिभाषा इसका ये भी दिया जा सकता है कि पेड़ पौधे में स्वपोषण की प्रक्रिया जिस प्रक्रिया के तहत संपन्न होती है उसी का नाम क्या है? फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस एक ऐसा वर्ड है दोस्तों जिससे परिचय आपको 5वीं क्लास से ही हो जाता है। 5वीं क्लास से ही फोटोसिंथेसिस का सिलेबस चालू हो जाता है और अंत में आप जब 11th में बायोलॉजी पढ़े हैं तो वहां पर तो पूरे फोटोसिंथेसिस खोल खोल कर पढ़ाया जाता है। तो खैर फोटोसिंथेसिस क्या है? तो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन जो कंप्लीट होता है, पौधों में जो स्वपोषण की प्रक्रिया संपन्न होती है वह किसके तहत संपन्न होती है? यानी कि पेड़ पौधों में स्वपोषण की प्रक्रियाओं को कंप्लीट करवाने के लिए फोटोसिंथेसिस होता है। पेड़ पौधों में स्वपोषण की प्रक्रियाओं को संपन्न करवाने के लिए क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस क्या है दोस्तों? फोटोसिंथेसिस जो है ब्रह्मांड का सबसे जटिल प्रक्रिया है, बहुत कॉम्प्लेक्स। इस ब्रह्मांड में कई प्रकार की प्रक्रियाएं होते रहती है, लेकिन अगर देखें कि ब्रह्मांड का सबसे जटिल प्रक्रिया क्या है, वह है फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस इतना जटिल है कि इसके सारे पहलुओं पर जीव वैज्ञानिक आज भी खोज कर रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस में कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है। मतलब और कुछ नया जानकारी तो ना है, नहीं छिपा हुआ है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस काफी जटिल प्रक्रिया है, कोई सिंपल प्रक्रिया नहीं है, काफी जटिल है। इतने भयंकर भयंकर रिएक्शन इसके अंतर्गत होते हैं दोस्तों कि जितना हम जानते भी नहीं है फोटोसिंथेसिस। लेकिन आसान भाषा में समझिए कि फोटोसिंथेसिस क्या है। आसान भाषा में समझिए, फोटोसिंथेसिस वह प्रक्रिया है, फोटोसिंथेसिस वह प्रक्रिया है जिसके तहत पेड़ पौधे वायुमंडल से क्या ग्रहण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में सबसे पहले पेड़ पौधे वायुमंडल से क्या ग्रहण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। यानी फोटोसिंथेसिस के लिए पहला चीज जरूरी क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में नहीं रहेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। इसलिए दोस्तों कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रदूषक गैस नहीं माना जाता। आपसे पूछेगा कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रदूषक गैस है? बिल्कुल नहीं, अनिवार्य गैस है। यानी कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति अनिवार्य होनी चाहिए। लेकिन जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है तब वे प्रदूषण के कारण बन जाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पेड़ पौधे वायुमंडल से क्या ग्रहण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पेड़ पौधे मिट्टी से क्या ग्रहण करते हैं? जल ग्रहण करते हैं। वायुमंडल से क्या ग्रहण करते हैं? मिट्टी से क्या ग्रहण करते हैं? जल ग्रहण करते हैं। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण के लिए जो सबसे चीज जरूरी है, सनलाइट। क्या जरूरी है? सनलाइट। एक सबसे बड़ी प्रक्रिया की सनलाइट अगर प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी है तो क्या आर्टिफिशियल लाइट में प्रकाश संश्लेषण हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। लेकिन आर्टिफिशियल लाइट में सूर्य के प्रकाश की तरह रेडिएशन होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई कृत्रिम प्रकाश ऐसा है जो रेडिएशन वही छोड़ रहा है जैसा रेडिएशन सूर्य के प्रकाश में होता है, तो निश्चित ही उस कृत्रिम प्रकाश में भी प्रकाश संश्लेषण संभव है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सनलाइट में पाए जाने वाले विकिरणों का इस्तेमाल होता है, रेडिएशन का इस्तेमाल होता है।
और ऐसा कोई कृत्रिम प्रकाश जिससे प्रकाश विकिरण के रूप में निकल रहा है, तो निश्चित उस कृत्रिम प्रकाश में भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न हो सकती है। अर्थात कृत्रिम प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होगी, लेकिन सभी प्रकार के कृत्रिम प्रकाश में नहीं। ऐसे कृत्रिम प्रकाश में जिसमें प्रकाश रेडिएशन के रूप में निकलता हो, विकिरण के रूप में निकलता हो, क्योंकि अगर प्रकाश संश्लेषण में सनलाइट का इस्तेमाल होता है तो सनलाइट के विकिरण का इस्तेमाल होता है, रेडिएशन का इस्तेमाल होता है। और इसके लिए दोस्तों, इसके लिए और क्या चीज जरूरी है? क्लोरोफिल जरूरी है। क्या जरूरी है? क्योंकि ब्रह्मांड में एकमात्र ऐसा अणु क्लोरोफिल ही है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके उससे ऊर्जा पैदा कर सकता है। ब्रह्मांड में एकमात्र मॉलिक्यूल्स क्लोरोफिल ही है जिसमें क्षमता है कि वे सूर्य के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके एनर्जी पैदा कर सकता, और किसी में क्षमता नहीं है। अब आप कहिएगा सोलर लाइट लगा देंगे तो उसमें भी तो यही हो रहा है। क्या सोलर प्लेट में यही होता है? सूर्य के प्रकाश को किसमें बदला जाता है? ऊर्जा में। तो सोलर प्लेट की अगर बात करिएगा तो वे एक निर्जीव, एक आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। किसी सजीव में ऐसा कोई अणु मौजूद नहीं है क्लोरोफिल के अलावे जो सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब कर एनर्जी पैदा कर सके। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे वायुमंडल से क्या लिया? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मिट्टी से क्या लिया? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में और क्या चाहिए? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में और क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल कहां पर है आपको पता है ना? नहीं, भूल गए? अच्छा, पता नहीं है तो एक बार पुनः यहां चर्चा करना जरूरी है, करते हैं। लेकिन क्लोरोफिल चाहिए, यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे को कितना चीज? 4 चीज क्या किया? प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी चीजों की संख्या 4 में 3 चीज पौधा बाहर से चाहिए। बाहर से कौन कौन? एक चीज पौधा के अंदर में ही है। क्या? तो ध्यान रखना है कि प्रकाश संश्लेषण में 4 प्रकार के पदार्थों की आवश्यकता होती है, जिनमें 3 प्रकार के पदार्थ पौधे बाहर से प्राप्त करते हैं और 1 प्रकार के पदार्थ पौधे के अंदर मौजूद रहते। उसके बाद इस प्रक्रिया में अंत में बनता है क्या? ग्लूकोज। क्या बनता है? और बनता है क्या? और बनता है क्या? ऑक्सीजन। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जब संपन्न होती है तो ग्लूकोज बनता है, और प्रकाश संश्लेषण जो होता है वे मुख्य रूप से क्या बनाने के लिए होता है? ये दोनों तो बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलते। ये दोनों क्या निकलते हैं? हाँ, जैसे उपजा रहे हैं गेहूं, आप बेच लिए भूसा, तो वही हुआ दोस्तों। गेहूं जो हम लगाते हैं तो क्या लगाते हैं? भूसा के लिए लगाते हैं गेहूं। भूसा बाय प्रोडक्ट। हालांकि भूसा भी आजकल के जमाने में जितना एग्रीकल्चर का विकास हुआ है और पशुपालन जितना समृद्ध हो रहा है, भूसे की कीमत गेहूं के बराबर हो चुकी है, वो बात अलग है। लेकिन आप समझिए कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है वे क्या बनाने के लिए होता है? पौधों को मतलब सिर्फ किससे है? ये दोनों चीज जो बनते हैं इसको पौधा बाहर फेंक देता है वायुमंडल में। और इस इक्वेशन को बैलेंस करिए, बैलेंस करिएगा तो यहां 6 लगेगा, यहां 12 लगेगा, यहां भी 6 लगेगा, यहां भी 6 लगेगा। यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ग्लूकोज के अलावे जो जल और ऑक्सीजन बन रहा है ये बाय प्रोडक्ट है। ये मेन प्रोडक्ट क्या है ग्लूकोज का? पौधा को सिर्फ किससे मतलब है? इस दोनों से मतलब नहीं है, और इसे पौधा क्या कर देते हैं? बाहर छोड़ देते हैं। और प्रकाश संश्लेषण न सिर्फ पौधों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इस पृथ्वी पर पूरे जंतुओं के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। आपको अंदाजा नहीं होगा कि पृथ्वी के विकास के समय बहुत अधिक दिनों तक पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं था। ऑक्सीजन पृथ्वी के वायुमंडल में जो आया वे पौधों के प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही आया।
यानी कि यह प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो आप ये मत समझिए कि पौधा मर जाएगा। ये प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, सब कुछ मर जाएगा, क्योंकि फिर ऑक्सीजन कहां से आएगा। तो प्रकाश संश्लेषण पौधों के लिए तो जरूरी है ही, लेकिन ये पूरे जीवन समुदाय के लिए जरूरी है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन भी निकलता है और वायुमंडल में जो ऑक्सीजन संतुलित रहता है वे प्रकाश संश्लेषण की बदौलत ही रहता है दोस्तों। और प्रकाश संश्लेषण का सबसे बड़ा खूबसूरती देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड कितना लिया जा रहा है, 6, ऑक्सीजन भी कितना छोड़ा जा रहा है, 6। गजब का है ना बैलेंस। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जितने अणु कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है उतने ही अणु ऑक्सीजन का निकास होता है। अर्थात बराबर मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन लिए और छोड़े जाते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधों के द्वारा। और जब शुरुआत में प्रकाश संश्लेषण के बारे में जीव वैज्ञानिकों को ज्यादा बात ज्ञात नहीं थी, तो जीव वैज्ञानिक शुरुआत में क्या बताए जानते हैं कि ये जो ऑक्सीजन निकल रहा है ना प्रकाश संश्लेषण में, ये कार्बन डाइऑक्साइड के टूटने से निकल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड टूट जाता है ना तो 6 कार्बन क्या बनाने में भाग ले लेता है और 6 दूनी 12 ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। यानी कि इस तरह से रिलेशन है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में कि शुरुआत में जीव वैज्ञानिक भी ये मान रहे थे कि प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन निकलता है ना वे कार्बन डाइऑक्साइड से आता है। लेकिन बाद के खोजों में दोस्तों जैसे जैसे आगे बढ़ता गया बायोलॉजी, आगे चलकर बहुत आगे आकर ये पता चला कि ये जो ऑक्सीजन निकल रहा है ना ये कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं निकल रहा, किससे निकल रहा है, जल से। कैसे, उसको हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ने वाले हैं। ये तो सिर्फ प्रकाश संश्लेषण का परिभाषा आपको बता रहे हैं, तो हमको लगता है प्रकाश संश्लेषण आप समझ चुके हैं। खनिज लवण कहाँ, खनिज लवण चाहिए इसको उत्तेजित करने के लिए, ठीक है। वैसे खनिज लवण की डायरेक्ट जरूरी नहीं है, खनिज लवण तो पौधे के स्वस्थ विकास के लिए जरूरी है ही, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से प्रकाश संश्लेषण में कहीं खनिज लवण की जरूरी नहीं हुआ है। लेकिन यह प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न होता रहे इसके लिए खनिज लवण जरूरी है। कोई दिक्कत, क्लियर हो गया? तो हमको लगता है प्रकाश संश्लेषण समझ गए। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके तहत पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, मिट्टी से जल ग्रहण करते हैं और सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल के सहायता से किसका निर्माण करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण। पौधे प्रकाश संश्लेषण ग्लूकोज के निर्माण के लिए करते हैं, लेकिन बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या निकलता है। और प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः भोजन बनाने की विधि है पौधे में, लेकिन पूरे जीवन समुदाय के लिए प्रकाश संश्लेषण अनिवार्य है, क्योंकि वायुमंडल में जो ऑक्सीजन उपस्थित है और ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में जो संतुलित है वे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बने ऑक्सीजन के कारण ही है। क्लियर हो गया, समझ गए? और प्रकाश संश्लेषण में जितना कार्बन डाइऑक्साइड लिया जा रहा है उतना ऑक्सीजन छोड़ा जा रहा है। यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में इस्तेमाल किया गया कार्बन डाइऑक्साइड और छोड़ा गया ऑक्सीजन दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसके कारण वैज्ञानिकों को शुरुआत में यह शक था कि प्रकाश संश्लेषण में निकलने वाला ऑक्सीजन कहां से निकल रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अब यह सिद्धांत पूरी तरह से गलत हो चुका है। इसलिए अब ऑक्सीजन का स्रोत क्या है, हाइड्रोजन। अब चूंकि प्रकाश संश्लेषण में 4 चीजों का इस्तेमाल होता है और 4 चीजों में 3 चीज पौधा बाहर से लेते हैं, 1 चीज पौधा के क्या होता है, अंदर में होता है, और वो क्या। अब क्लोरोफिल कहां पर होता है, किसके अंदर होता है, ये जानना जरूरी है। और ये बात हम सेल जब पढ़ा रहे थे उस समय भी बताए थे। एक बार पुनः आप क्लोरोफिल जहां रहता है उस संरचना को देख लीजिए, काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। आइए हम देखते हैं। ये जो क्लोरोफिल है ये जो क्लोरोफिल है दोस्तों, ये क्लोरोफिल रहते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के,
हाँ, कोलोप्लास्ट मतलब क्या? हरित लवक के। ठीक है, कोलोफिल किसके अंदर में रहते हैं? हाँ, कोलोफिल किसके अंदर में रहते हैं? कोलोप्लास्ट आप जानते हैं एक प्रकार का प्लास्टिड है। एक प्रकार का क्या है? और आपको बताए थे प्लास्टिड कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। प्लास्टिड कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, जिसमें सबसे मुख्य प्लास्टिड कौन था? कोलोप्लास्ट। इसी के भीतर में क्या पाया जाता है? कोलोफिल। इसी के भीतर में क्या पाए जाते हैं? कोई दिक्कत नहीं ना। अब कोलोप्लास्ट की संरचना को आप देखिए, और कोलोप्लास्ट की संरचना को समझना जरूरी है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया किसके भीतर होने वाला है? हरित लवक के भीतर होने वाला है। अर्थात प्रकाश संश्लेषण जो होता है वे पौधों के हरे कोशिकाओं, हरे पत्तेदार संरचनाओं के कोशिकाओं के भीतर जो हरित लवक मौजूद है उसी के भीतर संपन्न होता है। अगर पूछ दे प्रकाश संश्लेषण कहां संपन्न होता है? हरित लवक के कोलोप्लास्ट के भीतर में किसकी सहायता से? कोलोफिल के। अब हरित लवक की एक संरचना देख लीजिए। उच्च वर्ग के पौधों का, ठीक है, उच्च वर्ग के जो पौधे होते हैं दोस्तों, उच्च वर्ग के पौधे में हरित लवक जो होते हैं वह दोहरी परत का बना होता है या दोहरी झिल्लियों का बना होता है। कितने झिल्लियों का बना होता है? दोहरी झिल्लियों का बना होता है। हरित लवक को अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखिएगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अगर कोलोप्लास्ट को देखा जाए तो आपको डबल लेयर मेम्ब्रेन की तरह दिखाई देगा, या डबल लेयर मेम्ब्रेन ये होता है। तो हरित लवक में कितने मेम्ब्रेन? डबल लेयर, आउटर मेम्ब्रेन और हरित लवक सबसे बड़ी संरचना होती है कोशिका के भीतर। कोशिका के भीतर कई संरचना है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, गोल्जी बॉडी है, ये सब पढ़े ना आप? बिल्कुल पढ़े। उन सब में सबसे बड़ी संरचना कौन था? प्लास्टिड था। याद है कि ना आपको? तो ये सबसे बड़ी संरचना है, काफी बड़ी संरचना है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में तो ये स्पष्ट दिखाई पड़ता है। और कितने झिल्लियों से घिरा हुआ दिखाई पड़ता है? 2 झिल्लियों से घिरे रहते हैं, आउटर मेम्ब्रेन और। अब ध्यान दीजिए कि ये जो कोलोप्लास्ट का इस तरह संरचना देख रहे हैं ये केवल बड़े बड़े पौधों में होता है। आप थैलोफाइटा पौधा पढ़े थे ना, छोटा छोटा पौधा, उनका प्लास्टिड इतना बड़ा और ऐसे नहीं होता है। यानी जो निम्न वर्गीय पौधे हैं, ठीक है, जो निम्न वर्गीय पौधे हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, वे निम्न वर्गीय पौधे का जो कोलोफिल होता है वे फीते की समान होता है। किसके समान? फीता, दर्जी का फीता का समान, कप के समान होता है। किसके समान होता है? कप के समान होता है, एकदम छोटा छोटा होता है। तो जो निम्न वर्गीय पौधे हैं उसके प्लास्टिड बहुत ज्यादा विकसित नहीं होते हैं, वे फीते के समान होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के सी अक्षर के समान होते हैं, कप के समान होते हैं। लेकिन उच्च वर्ग के जो पौधे हैं, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म जो प्लांट हैं, उसके कोशिकाओं के प्लास्टिड पूर्ण विकसित होते हैं और डबल लेयर मेम्ब्रेन के होते हैं, आउटर और इनर। अब इस कोलोप्लास्ट के भीतर में दोस्तों पूरी तरह से कोशिका द्रव के समान पदार्थ भरे रहते हैं, यानी कि यह पूरी तरह से खाली नहीं रहता है। ये जो कोलोप्लास्ट के भीतर का जगह देख रहे हैं, इस जगह में द्रव पदार्थ भरे रहते हैं। कैसे द्रव पदार्थ भरे रहते हैं? तो ठीक उसी तरह का द्रव पदार्थ जिस तरह का साइटोप्लाज्म होता है, जिस तरह का कोशिका द्रव होता है, जिस तरह का साइटोप्लाज्म होता है, जिस तरह का कोशिका द्रव होता है। और इसके कोशिका द्रव में डीएनए भी उपस्थित रहते हैं। क्या उपस्थित रहते हैं? डीएनए भी उपस्थित रहते हैं। इसके कोशिका द्रव में क्या उपस्थित रहते हैं? राइबोसोम भी उपस्थित रहते हैं। और राइबोसोम में कौन राइबोसोम उपस्थित रहते हैं? 70। और दोस्तों जिस कोशिकीय संरचना में डीएनए होता है उस संरचना को विकसित माना जाता है। क्या माना जाता है? विकसित, काफी डेवलप्ड। जंतु कोशिका की बात, एक और कोश की संरचना होता है माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें भी डीएनए उपस्थित रहते हैं, और कोलोप्लास्ट में भी डीएनए है। और माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम होता है और कोलोप्लास्ट में भी राइबोसोम है। लेकिन कौन मिला राइबोसोम? 70S। कोशिका द्रव में जो राइबोसोम होते हैं वे 80S होते हैं यूकैरियोटिक वाला में, लेकिन कोलोप्लास्ट के भीतर, माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर छोटा राइबोसोम 70S।
80 का मतलब साइज में बड़ा, 70 का मतलब साइज में छोटा। तो ये तरल पदार्थ से भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म के तरल पदार्थ की तरह भरा हुआ है, और इसमें डीएनए राइबोसोम की उपस्थिति है। अब आइए दोस्तों कि इस तरल पदार्थ, इस निचले यानी कि भीतरी भाग को एस्ट्रोमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एस्ट्रोमा कहा जाता है। हिंदी में भी दोस्तों एस्ट्रोमा ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एस्ट्रोमा। कोलोप्लास्ट के भीतरी गुहा को क्या कहते हैं? कोलोप्लास्ट के भीतरी भाग को क्या कहते हैं? एस्ट्रोमा। खाली रहता है या तरल पदार्थ से भरा रहता है? तरल पदार्थ से। एस्ट्रोमा में क्या क्या पाया जाता है? अब इस एस्ट्रोमा में जगह जगह थैली के ऊपर थैली, थैली के ऊपर थैली मौजूद रहती है। थैली के ऊपर थैली, थैली के ऊपर थैली, थैली के ऊपर थैली, यानी प्लेट के ऊपर प्लेट, प्लेट के ऊपर प्लेट, प्लेट के ऊपर प्लेट संरचना देखे हैं? चाउमीन के दुकान के, लिट्टी दुकान पे प्लेट के ऊपर प्लेट नहीं रखा जाता है? ठीक सेम टू सेम वैसी संरचना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखाई पड़ती है। ठीक सेम टू सेम वैसी संरचना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखाई पड़ती है। यानी कि एस्ट्रोमा में दोस्तों, एस्ट्रोमा में जो है छोटी छोटी थैली के समान संरचनाएं एक के ऊपर एक संरचना के रूप में रहती, एक के ऊपर ढेर सारे थैली। और ये जो थैली समान संरचनाएं हैं दोस्तों, थैली समान संरचनाएं हैं, इस थैली समान संरचनाएं को क्या कहते हैं? गराना कहते हैं। क्या कहते हैं? गराना कहते हैं। और गराना के समूह को थैलेक्वाइड कहते हैं। गराना के समूह को क्या कहते हैं? थैलेक्वाइड कहते हैं। गराना के समूह को क्या कहते हैं? थैलेक्वाइड कहते हैं। ये जो थैली है, ये थैली को गराना, और थैली का जो समूह है इसे थैलेक्वाइड। थैली का जो समूह है इसे क्या कहते हैं दोस्तों? थैलेक्वाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो पूरी संरचना है इसको हम क्या कहते हैं? थैलेक्वाइड कहते हैं। ये आपको हम सेल वाले चैप्टर में पढ़ाए थे, तो एक बार जाकर फिर देखिएगा, काफी डिटेल में पढ़ाई, समझना जरूरी है। तो ये जो थैली समान संरचना है जो एक के ऊपर एक रखा है, ये थैली समान संरचनाएं को दोस्तों, ये थैली समान संरचनाएं को कहा जाता है क्या? गराना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गराना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गराना के समूह को क्या कहा जाता है? एस्ट्रोमा में जो थैली के समान संरचनाएं पाई जाती है, उस थैली के समान संरचनाएं को क्या कहते हैं? गराना के समूह को क्या कहते हैं? थैलेक्वाइड। और प्रत्येक थैलेक्वाइड, ठीक है, प्रत्येक थैलेक्वाइड जो है दोस्तों, प्रत्येक थैलेक्वाइड जो है आपस में जुड़े रहते हैं। आपस में क्या रहते हैं? जुड़े रहते हैं। सभी आपस में क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं। धागों की समान संरचनाएं के द्वारा क्या रहते हैं? जुड़े रहते हैं। और जिन धागों की समान संरचनाएं से ये जुड़े रहते हैं, जिन धागों की समान संरचनाएं से जुड़े रहते हैं, उसे एस्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। तो सभी थैलेक्वाइड धागे समान संरचनाओं से जुटे रहते हैं, और इन धागों के समान संरचनाओं को एस्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। क्लियर हो गया? अब जो आप देख रहे हैं क्या, ये गराना, इसी गराना में मौजूद होता है क्लोरोफिल। इसी गराना के भीतर मौजूद रहता क्या? क्लोरोफिल रहता है। क्लोरोफिल एक मॉलिक्यूल्स है, अणु है, जिसके बनने के लिए मैग्नीशियम बहुत जरूरी है। क्लोरोफिल एक प्रकार का मॉलिक्यूल्स है, और यह मॉलिक्यूल्स दोस्तों कहाँ रहते हैं? तो गराना नामक जो थैली होती है, गराना नामक जो थैली होती है, उसी थैली में मौजूद होते हैं क्या? क्लोरोफिल। क्लियर हो गया? तो क्लोरोफिल कहाँ है? क्लोरोप्लास्ट के भीतर। क्लोरोप्लास्ट के भीतर कहाँ है? गराना के भीतर। गराना क्या है? थैली समान संरचना है। और एक गराना में एक क्लोरोफिल भी रह सकता है, एक गराना में 200 भी क्लोरोफिल रह सकता है, एक गराना में 300 भी क्लोरोफिल रह सकता है। और क्लोरोफिल के समूह को क्वांटासोम कहते हैं। क्लोरोफिल के समूह को क्या कहते हैं?
क्वांटासोम कहते हैं। एक बार आज सब सेल वाले चैप्टर में क्लोरोप्लास्ट के बारे में आप पढ़िएगा। क्लोरोप्लास्ट के भीतर ग्राना नामक थैली में क्लोरोफिल के समूह को क्वांटासोम कहते हैं। क्लोरोफिल के समूह को क्वांटा और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, पूरी प्रक्रिया इसी के भीतर संपन्न होता है। कुछ काम क्लोरोफिल के सहायता से ग्राना में होता है और कुछ एस्ट्रोमा में होता है। कुछ प्रकाश संश्लेषण का कुछ भाग कहां संपन्न होगा? ग्राना में, और कुछ भाग कहां? लेकिन चूंकि क्लोरोफिल कहां पर मौजूद है और प्रकाश संश्लेषण की शुरुआत में पहले हेल्प कौन करता है? तो क्लोरोफिल जो प्रकाश संश्लेषण जो स्टार्ट होगा वे पहले ग्राना में ही स्टार्ट होगा, क्योंकि क्लोरोफिल वहीं पर मौजूद है। और प्रकाश संश्लेषण का कुछ भाग जो है दोस्तों बिना क्लोरोफिल के मदद से होता है, और प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया बिना क्लोरोफिल के मौजूद से होता है वे भाग कहां संपन्न होगा? एस्ट्रोम। क्या ये प्रकाश संश्लेषण समझ गए हैं? कोई दिक्कत? क्लोरोप्लास्ट की संरचना कोई दिक्कत? क्या क्या है क्लोरोप्लास्ट के भीतर समझ गए ना? क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे तो आपको बोलेंगे कि देखिए प्रकाश संश्लेषण की यह प्रक्रिया जो है ना ग्राना में हो रहा है, तब आप कहिए माथा पर ये ग्राना किधर से आ गया है। तो सब कुछ समझ गए ना? एक बार सेल वाले चैप्टर में आज क्लोरोप्लास्ट को पढ़िएगा। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण जो है इसका पता एक के बार में नहीं चला, धीरे धीरे कर कर चला। यानी पहले पता चला कि कुछ पौधे जो होते हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पहले इस बात की जानकारी जीव वैज्ञानिकों को लगा। यानी कि आज जो कार्बन डाइऑक्साइड के स्वरूप को हम देख रहे हैं, इन पूरे स्वरूप को जीव वैज्ञानिकों ने एक के बार नहीं खोजा। आपको जानकर हैरानी होगी कि 300-400 साल लग गए प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया को समझने में। आज जो प्रकाश संश्लेषण का ये रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये रिएक्शन को पता लगाने में जीव वैज्ञानिकों ने लंबा वक्त दिया है, और हम उन सभी वैज्ञानिकों को आपको नोट में रख दिए हैं जो प्रकाश संश्लेषण के क्षेत्र में अपना कुछ ना कुछ योगदान दिए हैं दोस्तों। तो आज की क्लास को हम यहीं पर स्टॉप मार रहे हैं। आप उस वैज्ञानिकों को पढ़कर आइएगा, उसके बाद हम प्रकाश संश्लेषण की पूर्ण विस्तारित प्रक्रिया पर दोस्तों ध्यान देंगे।